आपके सिलेबस में 3 शब्दों का जिक्र किया गया है। एक तो स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है? और लिखा हुआ है विभूतियाँ या विभूति, है ना? तो कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल देखा जाए तो यह टॉपिक है झारखंड से संबंधित विभिन्न व्यक्तित्व, और यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा जेपीएससी में, और जेएसएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझना होगा, है ना? तो कुल मिलाकर के चाहे जेपीएससी बोले, चाहे जेएसएससी बोले, दोनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको, अगर आपको झारखंड की परीक्षा देखिए, यहाँ से लेकर के मुख्य परीक्षा तक, अगर आप भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में झारखंड की भूमिका लिखोगे, तो वहां पर आपको झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ज्ञान होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के उस भूमिका को आप लिख पाएंगे, वरना नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए, कल हमने कुछ देखा था, है ना? उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, और आज के लेसन में जो पहले व्यक्ति हम देख रहे हैं वो है जतरा भगत। जतरा भगत, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये समुदाय ताना भगत समुदाय से आता था। ताना भगत समुदाय, और ये जो ताना भगत समुदाय है वो उरांव का एक उप उपजाति है, उरांव का ही एक शाखा है, उरांव का एक ब्रांच है। इसमें क्या कहा गया कि यह सबसे पहली बात कि जतरा भगत जो है वो ताना भगत आंदोलन के जनक थे, सॉरी, हाँ, नेतृत्व थे। जो ताना भगत मूवमेंट चला है उसके लीडर कौन थे? जतरा भगत थे। इनका जन्म 1888 में गुमला, बिशुनपुर और चिंगरी नवाटोली, देखिए डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जगह, जगह, ठीक है? तो याद रखिएगा कि जो जतरा भगत हैं वो गुमला जिले के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई, इसलिए याद रखना होगा। गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली नाम के गांव से संबंध रखते हैं। उस गांव में ही इनका जन्म हुआ। पिता इनका कोडल उरांव, माता इनकी लिबरी देवी, और पत्नी का नाम है बुधनी देवी। गिरफ्तारी इनकी 1916 ईस्वी में कर ली गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और रांची के जेल में रखा गया। 1917 में ये मर गए। तो जतरा भगत का जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन के बारे में एक दो पॉइंट आप जान लीजिए टाना भगत आंदोलन के बारे में, कि यह जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए उनमें एक बड़ा ही यूनिक स्टेटस रखता है, एक अलग पहचान रखता है। कैसे? ये एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन है जो सत्य एवं अहिंसा पर आधारित है। सत्य पर तो आधारित बाकी थे, लेकिन हिंसा भारी हुई थी। यह एकदम पूरी तरीके से अहिंसा पर आधारित है। दूसरी बात याद रखिएगा कि यह एक ऐसा आंदोलन था जो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से इसका अपना एक सरोकार था। नेशनल मूवमेंट के साथ इसका अपना एक सरोकार था। करेक्ट? एक मिनट जरा सर, क्या जी साउंड नहीं आ रहा है? हेलो, साउंड नहीं आ रही है? हेलो, अभी साउंड आ रहा है? चलिए चलिए, थोड़ा सा पहले नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो हमने ये कहा कि फिर से एक बार शुरू कर देता हूँ। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो जतरा भगत के बारे में पढ़ रहे हैं। हम झारखंड के व्यक्तित्व एवं विभूतियां जो टॉपिक है उस टॉपिक पर विचार कर रहे हैं, जिसमें कल भी कुछ हमने व्यक्तित्व और विभूतियों के बारे में आपके साथ बात करा था। आज अब जो है पहले व्यक्ति के रूप में भी आज के क्लास में हम जो देख रहे हैं वो है जतरा भगत। ये ताना भगत समुदाय से आते हैं। ताना भगत जो है उरांव जनजाति की एक शाखा के रूप में है, एक उपजाति के रूप में इसे जाना जाता है। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत ने ही किया था। इनका जन्म 1888 में गुमला, बिशुनपुर, चिंगरी, नवाटोली में हुआ है। याद रखना है कि जो जगह है, कहाँ जन्म हुआ, ये बड़ी बार पूछा जाता है झारखंड की परीक्षाओं में। तो चिंगरी, नवाटोली, बिशुनपुर, गुमला, जतरा भगत का जन्म गांव।
पिता कोडल उरांव, माता लिबरी देवी और पत्नी है बुधनी देवी। 1916 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्यु 1917 में हुआ। याद क्या रखना है, यह जो टाना भगत आंदोलन है वो 1914 में शुरू हुआ, ठीक है। और हम वही चर्चा कर रहे थे कि ताना भगत आंदोलन के बारे में कुछ बातें, कि जैसे सबसे पहले ये जो पूरी ताना भगत समुदाय है वो सत्य और अहिंसा के लिए जानी जाती है, मतलब ये लोग हिंसक नहीं है। और इस लिहाज से यह जो ताना भगत आंदोलन है वो एकमात्र ऐसा जनजातीय आंदोलन रहा मुख्य आंदोलनों में से, है ना, जो कि पूरी तरह से अहिंसक जनजातीय आंदोलन में जिन्हें शुमार किया जाता है। दूसरा पॉइंट किया, राष्ट्रीय आंदोलन से इसका इस ताना भगत आंदोलन का सरोकार था। यानी यह ताना भगत आंदोलन अन्य जनजातीय आंदोलनों के की तुलना में या अन्य जनजातीय आंदोलनों के जैसे जैसे उनका स्वरूप क्षेत्रीय था, रीजनल एक तरीके से एस्पिरेशंस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, किंतु ताना भगत आंदोलन जो है लगातार भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ी है। और तीसरी बात याद रखिएगा ताना भक्तों के बारे में, कि ताना भगत वो समुदाय है जिसके बारे में महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा कि ताना भगत उनके सबसे प्रिय शिष्यों में से एक है, सबसे प्रिय फॉलोअर में से एक है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप यूं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के ये लोग क्या थे, प्रिय थे। यह याद रखिएगा, जनजातीय होने के बाद भी शाकाहारी लोग थे। तो कुल मिलाकर के ये है जतरा भगत के बारे में कुछ तथ्य, तो याद रखना है आपको जतरा भगत। नेक्स्ट आगे बढ़िए अगले पर्सनैलिटी में। तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी है बाबू राम नारायण सिंह। बाबू राम नारायण सिंह बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, बिहार, झारखंड और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। आइए, ये क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता सेनानी आपको पढ़ना है, ठीक ना। चलिए आगे, उनका जन्म कब हुआ है, तो 19 दिसंबर 1885 में, यही दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। याद रखिएगा कि स्थापना कब हो रही है, लेकिन डेट अलग था, ये वो 19 दिसंबर नहीं था, लेकिन दिसंबर 1885 था। कौन सा गांव, तो तेतरिया गांव और चतरा जिला, तेतरिया गांव चतरा जिला में बाबू राम नारायण सिंह का जन्म होता है, बाबू राम नारायण सिंह का जन्म होता है। इनके पिता का नाम भोली सिंह, और 1913 में 1913 में ये असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर बने, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर बने। 15 में इन्होंने क्या कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। फिर 1920 में रामनारायण सिंह ने वकालती शुरू कर दी, एडवोकेट का काम करना शुरू कर दिया पटना से, ठीक है ना। 1921 में वो भी काम छोड़ करके ये असहयोग आंदोलन में हिस्सेदार बने। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम ही था, कार्यक्रम जो था असहयोग आंदोलन का, जो पूरा प्रोग्राम था वो दो बातों पर था, एक तो स्वदेशी अपनाओ और विदेशी बहिष्कार। और एक तरीके से असहयोग का मतलब ही ये होता है कि हम किसी भी तरीके से सरकार के किसी काम को अब नहीं करेंगे। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन में ये एंटर हो गए 1921 में, इन्होंने वकालती इन्हें छोड़ना पड़ेगा, है ना, कोई सरकारी शिक्षक है तो छोड़ना पड़ेगा। समझ लीजिए बहुत बड़ा, मतलब आज के लोग शायद नहीं कर सकते इतना बड़ा बलिदान, वो नौकरी तक छोड़ दिए लाखों लोगों ने असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। 1946 में ये संविधान सभा के सदस्य बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में याद होगा आपको 389 मेंबर्स, 389 सदस्यों वाली संविधान सभा के सदस्य बन गए। 1952 में याद रखना है कि हजारीबाग से लोकसभा के सदस्य बने, जीते लोकसभा का सदस्य, और वो भी इंडिपेंडेंट, निर्दलीय जीते, ठीक है। 1952 में पुस्तक इन्होंने एक लिखी है जिसका नाम है स्वराज लुट गया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और कई बार प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी झारखंड की परीक्षाओं में। स्वराज लूट गया किसने लिखा है, तो बाबू राम नारायण सिंह, याद रखना है। इन्हें उपाधि मिली है छोटा नागपुर केसरी की, और छोटा नागपुर केसरी की उपाधि इन्हें गांधी जी ने दिया था। रामगढ़ अधिवेशन जो हो रहा था 1940 में, इसको कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहते हैं, रामगढ़ में हुआ। और इसी आंदोलन, इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया था। और याद रखना है कि 24 जून 1964 को क्या हो गए, इनका निधन हो गया, करेक्ट।
तो ये बाबू राम नारायण सिंह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप में याद रखना आपको। ठीक है, चलिए आगे। बाबू राम नारायण सिंह से आगे बढ़ते हैं। एक महिला है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी 5 फरवरी 1901 हजारीबाग में इनका जन्म। याद रखना यह है कि सरस्वती देवी राष्ट्रीय आंदोलन में हजारीबाग से एक प्रमुख नेता के रूप में अपने आप को बनाई हुई हैं। और इनके पिता है विष्णु दयाल लाल सिन्हा। पर्दा प्रथा उन्मूलन हेतु इन्होंने आंदोलन किया था 1928 में। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी सरस्वती देवी ने ही किया है। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? 1942 में। याद रखना है, देखिए गांधी जो है, महात्मा गांधी जो है, वो 3 आंदोलन छेड़ते हैं देशव्यापी स्तर पर। एक सबसे पहले असहयोग, ये शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920। दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यह जो है 1900 कब 30 में। ये 2 बार चला है, 1930 फिर 1932 में शुरू हुआ है। फिर तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, और ये होगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। 3 आंदोलन गांधी के नेतृत्व में चलाए गए, और इसमें झारखंड के कई व्यक्तित्व जो हैं उसमें शामिल थे। जैसे अभी हमने देखा कि बाबू राम नारायण सिंह ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालती तक छोड़ दिया, हमने देखा। अभी हम कई और लोगों को देखेंगे। तो सरस्वती देवी वह महिला थी, कहां से? हजारीबाग के क्षेत्र से, जो ऑलमोस्ट कमोवेश इस पूरे गांधीवादी चरण जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने सक्रिय रही, और भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग के क्षेत्र से इन्होंने अपनी लीडरशिप दिया। इन्हीं के नेतृत्व में वहां पर चीजें आगे बढ़ी, और 10 दिसंबर 1958 में इनका देहांत हो गया। ये है सरस्वती देवी। नेक्स्ट, विनोदानंद झा। कौन है? विनोदानंद झा, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए विनोदानंद झा के बारे में, बिहार के पहले झारखंडी मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम। पहले सीएम नहीं है, देखिए बिहार का, याद रखना है, बिहार का फर्स्ट सीएम कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, ये बिहार के पहले सीएम रहे। लेकिन याद रखिएगा, पहले झारखंडी सीएम यानी जो झारखंड के क्षेत्र से आते थे वो है विनोदानंद झा। झारखंड के क्षेत्र से कहां से आते थे देख लीजिए, ये देवघर से आते थे, और संथाल परगना के बहुत बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता था। 17 अप्रैल 1900 को इनका जन्म हुआ देवघर में, और देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना इन्होंने की थी। कब? तो ये भी याद रखिएगा, असहयोग के दौरान। सहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने हिंदी विद्यापीठ, एक संस्था, एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना में इनका एक बड़ा योगदान रहा। अगली बात देखिए, बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी। अब देखिए स्वराज पार्टी यहाँ पे एक टर्म है। आपको एक बात बता दूं कि जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, असहयोग आंदोलन को की जब वापसी हो गई, मैंने वापस ले लिया गया मतलब इसको समाप्ति की घोषणा कर दी गई, तो जो कांग्रेस है वो 2 भाग में बट गई। एक भाग ये कह रही थी कि भाई हमें, असहयोग आंदोलन कर रहा था मतलब क्या है कि चुनाव उनाव में कुछ भी भाग नहीं लेंगे। अब कांग्रेस का एक धड़ा कह रहा था कि नहीं हम चुनाव में भाग लेंगे, और इसको कह देते हैं कि प्रो चेंजर्स, मतलब परिवर्तन जो चाहते थे, और एक नो चेंजर्स, मतलब नहीं हम लोग ऐसे ही असहयोग के ही मूड में रहे, हम लोगों को चुनाव उनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सरकार का सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ये बात कह रहा था कुछ लोग। इसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। जो प्रो चेंजर्स थे, इसमें 2 बड़े नेता थे, एक थे CR दास और एक थे मोतीलाल नेहरू। और इन दोनों ने मिलकर के कहा कि नहीं भाई हमें चुनाव में लड़ना चाहिए। जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने क्या कर दिया कि मोटा मोटी दिसंबर 1922 को एक संगठन की स्थापना कर दी जिसका नाम है स्वराज पार्टी। और ये कहा गया यह कांग्रेस के अंदर ही काम करेगी, लेकिन यह चुनाव लड़ेगी और सिस्टम में का हिस्सा बन करके देश को सुधारने का काम करेगी, आजादी की लड़ाई का काम करेगी। जैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे में आप देख रहे हैं, अन्ना हजारे कह रहे हैं कि नहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, जबकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जब तक सिस्टम में जाएंगे नहीं हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है,
तो यहाँ पर यही हुआ और तब ये स्वराज पार्टी बनी। और इसी स्वराज पार्टी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि अब बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी जो थे उसके संथाल परगना का जो वर्क जो था, कार्यभार जो था, वो इन्हें सौंपा गया था, विनोदानंद झा, चूंकि वो उस दौर में संथाल परगना के सबसे बड़े नेता में से एक थे। और संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला। भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व इन्होंने किया यहाँ से, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इनका 9 अगस्त 1971 को क्या हो गया, निधन हो गया। इनका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सीएम रहे कब से कब तक, 1961 से 1963 तक रहे हैं, ठीक है। यह झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय करवाने में बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जो झारखंड पार्टी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी के तौर पर झारखंड पार्टी पढ़ेंगे। ये झारखंड पार्टी 1950 में बनती है, 1952 में पहला चुनाव लड़े, 1957 में दूसरा चुनाव लड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, 1963 में जाकर ये यही विनोदानंद झा जी हैं, इन्हीं के कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं की रही है। और पूरी झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया जाता है 1963 में। ये विलय कब हो रहा है, तो 1963 में। इसे हम लोग देखेंगे अलग से, ठीक ना। और इस विलय में भी बहुत बड़ी भूमिका विनोदानंद झा जी का रहा है। चलिए, जयपाल सिंह, द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। हमारे सिलेबस, हमारे टॉपिक के लिहाज से जितने भी पर्सनैलिटी हम पढ़ रहे हैं, अगर उनमें से 2, 3, 4 कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सनैलिटी को छांटा जाए तो उनमें से एक नाम जयपाल सिंह का भी आता है। आइए जयपाल सिंह के बारे में समझने का प्रयास कर देते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो खूंटी जिला टकरा गांव, 3 जनवरी 1903 को। याद रखिएगा कि यही खूंटी है, लेकिन गांव बदल गया, उली हातू नाम का गांव में जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है, टकरा गांव, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, खूंटी जिला। अन्य नाम इसका तो एक वेनद पाहन और ईश्वर दास। देखिए, ये इनका बचपन का नाम था। वेनद पाहन जो है बचपन का नाम है, जबकि ईश्वर दास इनका नाम है ईसाई बनने के बाद इनको नामकरण, ईसाई भी बने थे, बनने के बाद इनका नाम क्या दे दिया गया, ईश्वर दास। ध्यान रखिएगा। इनके सांस्कृतिक गुरु है सुकरा पाहन, ठीक है, सुकरा पाहन। नेक्स्ट, 1922 में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं। देख रहे हैं इनका एजुकेशन, देखिए कहां से कर रहे हैं, उस दौर में, आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 1922, 101 साल पहले के दौर में जयपाल सिंह मुंडा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए करके आते हैं। ये हॉकी अच्छा खेल देते थे। और 1928 में जो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था, याद रखिएगा, एम्स्टर्डम ओलंपिक जो हुआ 1928 में, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और ये पहली बार थी जब कोई टीम जो है हमारे तरफ से, इन्होंने ओलंपिक जीता। और उस टीम के कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आज का जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, इनसे कहीं ज्यादा बड़ी बात हो गई थी जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, ठीक है, जो इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी के कप्तान थे। और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता। आपको मैं बता दूं कि 28 से लगातार लगभग 52 तक ये गोल्ड जीतते रहे हैं। मतलब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता है कई बार, है ना, 7-8 बार। आगे बढ़िए, 1939 में ये आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए। ये पूरी कहानी इनकी जब हम झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे वहां भी देखेंगे। 1946 में यह भी संविधान सभा के सदस्य बने थे। राम नारायण सिंह भी संविधान सभा के सदस्य बने। 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना इन्होंने की। और 20 जून 1963, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, को झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। और इसी विलय में विनोदानंद झा, जो भी हमने आपको पढ़ा है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने 2 शादियां की। एक पत्नी इनकी तारा मजुमदार, ये वही है जो व्योमेश चंद्र बनर्जी, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी की बेटी थी। और एक दूसरी महिला जहां आरा नाम की एक महिला से इन्होंने 2 शादियां की थी, ठीक है। इनका उपनाम तो एक मारांग गोमके इन्हें कहा जाता है, और मुंडा राजा इन्हें कहा जाता है। कई लोग इन्हें जानते हैं बिरसा मुंडा के अवतार के रूप में जानते हैं। अच्छा, 1952 से 1970 ये खूंटी से क्या रहे, सांसद रहे। और मृत्यु इनकी 20 मार्च 1970 को हुआ। 20 मार्च 1970 को ये मर गए, ब्रेन हैमरेज हुआ था, ठीक है। तो
कुल मिलाकर के ये हुए जयपाल सिंह मुंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। बजरंग सहाय राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह से सक्रिय भूमिका। ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखते हैं बजरंग सहाय? देखिए दो लोग हैं, एक तो बजरंग सहाय है, एक देखिए कृष्ण वल्लभ सहाय है। ठीक है, चलिए तो बजरंग सहाय गिरिडीह, जन्म 1 दिसंबर 1896, एक पचम्बा गांव है गिरिडीह में, एकदम रास्ते में ही है पचम्बा गांव, है ना। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 का नेतृत्व इन्होंने ही किया था गिरिडीह से। और नमक सत्याग्रह, इसी को आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं 1930 वाला, इसमें भी इनकी भूमिका बड़ी अग्रणी रही। और भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाया है। यह है बजरंग सहाय। तो याद रखिएगा गिरिडीह से संबंध रखते हैं, है ना। पचम्बा गांव गिरिडीह इनका गांव है। अगले हैं कृष्ण वल्लभ सहाय, बिहार के दूसरे झारखंडी सीएम। पहले झारखंडी सीएम कौन हुए? विनोदानंद झा। और ये दूसरे व्यक्ति हैं जो बिहार के हैं, सेकंड झारखंड क्षेत्र से आने वाले मैंने मुख्यमंत्री बने। और इनका कार्यकाल 1963 से 1967, 1963 टू 1967, यानी जस्ट विनोदानंद झा के बाद कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 31 दिसंबर 1898 को इनका जन्म होता है। हजारीबाग में एक तालाब है खजांची तालाब, और इस खजांची तालाब के निकट इन्होंने नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था। याद रखिएगा कि जो नमक सत्याग्रह हुआ, जो सही का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें नमक कानून को ही, नमक बनाने को ही, नमक को ही राष्ट्रीय प्रतीक माना गया और अलग अलग क्षेत्रों में नमक कानून तोड़ा गया। तो हजारीबाग के क्षेत्र में एक खजांची तालाब है, उसी के निकट नमक कानून को तोड़ करके यहाँ पे नमक सत्याग्रह की शुरुआत कृष्ण वल्लभ सहाय जी के द्वारा ही किया गया। यह प्रश्न बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इनका निधन 3 जून 1974 को हुआ। और ये बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर। और रेवेन्यू मिनिस्टर बनने के बाद उस रूप में जमींदारी प्रथा उन्मूलन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, जमींदारी प्रथा उन्मूलन में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। ये है कृष्ण वल्लभ सहाय।